नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के बेसिक्स करने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, पार्ट 1 में भी मैंने पॉलिटी बेसिक्स कराए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। दोनों वीडियोस में कोई लेना देना नहीं है जैसे। ठीक है, हम AES-PRT के अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु गिव्स रेजिग्नेशन टू हुम, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी क्या है, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, अब ये सभी प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, तो प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। अब इसी तरह जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है रेजिग्नेशन, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर को। इन दोनों का भी एक दूसरे को ये रेजिग्नेशन देते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो ऐसे करके आप ध्यान रखना है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो सारे के सारे हैं जो प्रेसिडेंट को ही दे रहे हैं, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, और स्पीकर का डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का स्पीकर, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि कौन किसको ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है, या अपॉइंटमेंट कौन करवाता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर, स्पीकर, इन सब की अपॉइंटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं, तो ज़्यादातर की प्रेसिडेंट ही करते हैं ये, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। तो इस स्लाइड में से ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका। ठीक है, देखिए जिसमें हर एक का आंसर प्रेसिडेंट ही आ रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो डिफरेंट चीज़ है वही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं मिनिमम एज फॉर डिफरेंट पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए मिनिमम एज क्या है। तो ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। ये ईयर्स में है सारी की सारी। ठीक है, 21 ईयर्स एज होनी चाहिए। लोकसभा का अगर आपको मेंबर होना है, या लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि सेंटर में लोकसभा होता है और जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो विधानसभा बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इनका 25 ईयर्स होता है। ठीक है, मिनिमम एज लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का। राज्यसभा का और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। जैसे लोकसभा होता है और लोकसभा सेंटर में है, तो राज्यसभा सेंटर में हो जाता है। स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेवल पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो इनका 30 ईयर्स होता है, राज्यसभा का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो या तो लोकसभा से आ सकते हैं या राज्यसभा से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की ऑटोमेटिकली मिनिमम एज हो जाती है 25, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी आ सकते हैं। तो अगर लोकसभा से आते हैं तो वो 25 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज हो जाती है 25 ईयर्स। इसी तरह चीफ मिनिस्टर की हो जाती है 25 ईयर्स। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों की ही 25 ईयर्स होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी मिनिमम एज हो जाती है ये 35 ईयर्स। तो ये सारी की सारी एजेस को हमने यहाँ कवर कर लिया है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया है संविधान, उसमें अलग अलग जो कंट्रीज हैं वहाँ से लिया गया है इसमें। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट को अलग अलग कंट्री से लिया गया है। तो देखते हैं किस पार्ट को कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटिश से क्या क्या ले रखा है, बाई कैमरलिज्म। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा जो और राज्यसभा 2 पार्ट में जो डिवाइडेड है हमारा पार्लियामेंट, तो ये चीज़ जो है ये हमारे ब्रिटिश से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका में जो होता है डुअल सिटीजनशिप होती है, या जो हमारी कंट्री का सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये ब्रिटिश से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटिश से लिया गया है। जो हमारे जो PM होते हैं उनके साथ कैबिनेट सिस्टम होता है, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। और जो कोर्ट हमारे रिट देते हैं वो भी हमारा क्या है, ब्रिटिश से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये आयरलैंड से लिया गया है। रशिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जो इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए कम से कम। जर्मनी से लिया गया हमने इमरजेंसी,
ठीक है। इमरजेंसी के जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सारे हमारे जर्मनी से लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट, जो आर्टिकल में चेंजेस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। यूएसए से लिया गया है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और इम्पीचमेंट का जो है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत सारे वैसे तो पार्ट्स हैं, तो यहाँ सिर्फ ये इंपॉर्टेंट इकट्ठे कर रखे हैं आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, थोड़े से देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 है, हाई कोर्ट का 214 है, ठीक है। 124, 214। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है, हाई कोर्ट की जज की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स होती है। अब जज होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में होता है 5 ईयर्स जज इन हाई कोर्ट। तो जो भी कोई लॉयर है वो 5 लॉयर नहीं, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसको 5 साल जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या फिर 10 साल लॉयर होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में। तो या तो 5 साल जज होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 10 साल लॉयर होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ठीक है, हाई कोर्ट के लिए क्या है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी, तो या तो 10 साल जज होना चाहिए उन्हें, सेशन कोर्ट, सेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है, ठीक है, या फिर 10 साल लॉयर होने चाहिए सेशन कोर्ट में। अब देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर 5 साल जज था अपने सुप्रीम कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट है यानी कि हाई कोर्ट, वहां पे 5 साल जज होने का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पर दोनों 10-10 है, इधर भी 10 इधर भी 10 ईयर्स जज होने का एक्सपीरियंस चाहिए सेशन कोर्ट्स में, तब आप हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब चाहे 10 साल जज का एक्सपीरियंस हो या 10 साल लॉयर का, ठीक है, दोनों चल जाएंगे। आगे देखते हैं, तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो हमारी 552 हैं, ठीक है। इन 552 में से ये 2 जो होती हैं ये प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये नॉमिनेटेड सीट होती हैं। इसी तरह राज्यसभा में 250 है टोटल, जिनमें से जो 12 हैं ये प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट करते हैं। तो 12 इसमें नॉमिनेटेड सीट होती हैं, और लोकसभा में ये 2 सीट जो होती हैं ये नॉमिनेटेड सीट होती हैं, ठीक है। 550 प्लस 552, 238 प्लस 12, 250, ठीक है। आगे देखते हैं, ये टाइप्स ऑफ रिट देखने वाले हैं। तो रिट ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले की 2 जो रिट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को तो आपको ध्यान रखना ही है। तो पहली है हेबियस कॉर्पस, अ पर्सन अरेस्टेड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो देखिए, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो हेबियस कॉर्पस के अकॉर्डिंग उसको 24 आवर्स के विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको 4-6 दिन तक आप डिटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा और ये हेबियस कॉर्पस के अंडर आता है, ठीक है। क्वो वारंटो, इसके अंदर क्या होता है, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी पब्लिक ऑफिस में है जो कि वो उसका हक नहीं है वहां पे होने का, ठीक है, तो उसको वहां से हटाया जा सकता है क्वो वारंटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंडेमस क्या होता है, टू सिक्योर अ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो उससे ये कहा जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी सही से करें, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है, ठीक है। तो ये मैंडेमस के अंडर आता है। सर्टियोररी या प्रोहिबिशन, ये क्या होता है, तो पहले प्रोहिबिशन बता देता हूँ मैं। टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू। तो अगर कोई लोअर कोर्ट जो है उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उस जैसे उसका हक नहीं है उस पर काम करना, तब भी वो कर रहा है, तो जो अपर कोर्ट है वो उनको प्रोहिबिट कर सकता है, मना कर सकता है। सर्टियोररी क्या कर सकता है, अगर लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है इंफीरियर कोर्ट ने तो उसको कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। टू कैंसिल ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय इंफीरियर कोर्ट, तो ये सर्टियोररी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो इनमें जो ऊपर के ये 2 हैं ये तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, बाकी ये भी आप ध्यान रखिए तो बढ़िया होगा। आगे देखते हैं हाई कोर्ट्स। अब देखिए, जो हाई कोर्ट होता है तो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है, लेकिन हर एक स्टेट में हाई कोर्ट नहीं होता है। हाई कोर्ट जो है एक से ज्यादा स्टेट को भी कवर कर सकता है, मोर देन 1 स्टेट भी कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो बड़ी बड़ी स्टेट है उनके पास तो अपना अपना हाई कोर्ट है, लेकिन कई छोटी छोटी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, तो उनको वो क्या है, दूसरी जो बड़ी स्टेट है उनके हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कलकत्ता हाई कोर्ट,
तो ये वेस्ट बंगाल के जो केसेस को तो देखेगा ही, साथ ही ये अंडमान एंड निकोबार के केसेस को भी कलकत्ता हाईकोर्ट देख लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूनियन टेरिटरीज के या स्टेट्स के नाम दिए होंगे, वहाँ आपको बताना होगा कि ये किस हाईकोर्ट के अंडर आते हैं। तो अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर आता है। लक्षद्वीप जो है वो केरल हाईकोर्ट के अंडर आता है। पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अंडर आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड ये आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। गुवाहाटी तो गुवाहाटी के हाईकोर्ट के अंडर आते ही हैं, लेकिन ये चारों जो स्टेट्स हैं इनके केसेस भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ही लेता है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा, इन सब के बॉम्बे हाईकोर्ट लेता है केसेस, ठीक है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट मैक्सिमम स्टेट्स के जो केसेस है लेने वाला है हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ हाईकोर्ट्स इन इंडिया 25 है, ठीक है। तो इसमें अमरावती जो है ये लेटेस्ट एडिशन है। 25वां जो हाईकोर्ट है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। अभी देखिए ये वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रहता है तो आप याद रख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। यूपीएससी के चेयरमैन, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 6 साल होती है, ठीक है। मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया है उसके 6 साल तक या फिर 65 ईयर्स, जो चीज़ पहले हो जाएगी तभी वो रिटायर हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई 61 की एज में अगर कोई यूपीएससी का चेयरमैन बना है तो उसके देखिए 65 ईयर्स पहले हो जाएगा, 6 साल से पहले, तो वो 65 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर वो 50 में किसी ने ज्वाइन किया है तो वो 6 साल बाद 56 में ही रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 साल या 65 ईयर्स जो पहले हो जाए तभी वो रिटायर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल जो होता है उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है, ठीक है। ये आपके एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इनकी क्या है, जैसे ये 665 है, यहाँ पर ये 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स जो पहले हो जाए वही यहाँ पर रिटायरमेंट एज हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो 4 साल पहले हो जाए या 65 ईयर्स के वो पहले हो जाए, जो चीज़ पहले होगी तभी वो रिटायर हो जाएंगे। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है प्रेसिडेंट को। पीपल्स हाउस लोकसभा को कहा जाता है, लोक मतलब पीपल होता है। टेम्पररी हाउस कहा जाता है लोकसभा को, और परमानेंट हाउस कहा जाता है राज्यसभा को। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है जुडिशरी को। अब सीधी सी बात है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होंगे तो आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट जुडिशरी के अंडर आता है, ठीक है। डिजाइन्ड राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया, ये एडविन लुटियंस ने किया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के BR अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं हमारे 12 और नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 22, ठीक है। 22 नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ये 8th शेड्यूल के अंडर बताया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आप AES PRT से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको कोई PPT डाउनलोड करनी है चैनल से रिलेटेड तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। AES PRT की तैयारी करने के लिए दिग्विजय शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।